हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और यह हमारा पॉलिटी का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है ना। आज का लेक्चर्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों? क्योंकि आज आपको जानने को मिलेगा आपके अधिकार क्या है, आपके राइट्स क्या है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में जगह दी गई है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की बातें की गई है। अब देखो, मूल अधिकारों को हम लोग मूल अधिकार साथ में मौलिक अधिकार भी बोलते हैं ना। अब ये जो शब्द है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसके जो सारे शब्द है अब क्या होता है। अब देखो, मूल अधिकार मतलब ऐसे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रपूर्ण जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, नैसर्गिक होते हैं। इसीलिए हम मूल अधिकारों को नैसर्गिक या नेचुरल्स अधिकार भी बोलते हैं। अब ये जो शब्द है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के, है ना। तो मूल अधिकार किसे प्राप्त होते हैं? मूल अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं, और ये जो मूल अधिकार होते हैं किसी भी व्यक्ति के, उसे ना पब्लिक कोई छीन सकती है ना, ना कोई पब्लिक छीन सकती है, ना आपका अड़ोसी पड़ोसी वाला छीन सकता है, और ना ही सरकार छीन सकती है आपके मूल अधिकारों को, राइट। तो अब इसे मूल अधिकारों को हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, राइट। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है इसे सबसे पहले ब्रिटेन में प्रयुक्त किया गया था, और ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, राइट। अब इसे ब्रिटेन में, तो आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप सीधा आंसर बता दोगे, मूल या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, तो देखो अब क्या ये जो मूल अधिकार है ये कैसे है? वाद योग्य है ना। वाद योग्य है यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसे अगर कोई आपका मूल अधिकार छीनता है तो आप इसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, राइट, है ना। तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है। अब ये जो मूल अधिकार है ये जरूरी तो है ही, साथ में क्या होता है, अब इन मूल अधिकारों का कभी कभी दुरुपयोग भी होता है। तो क्या इसे निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, इससे क्या कर सकते हैं, हम निलंबित भी कर सकते हैं। अब ये जो निलंबन का पावर रहता है ये किसके पास में रहता है? ये रहता है राष्ट्रपति के पास में। तो भारत के राष्ट्रपति आपके मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, है ना। क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 वो आगे हम समझेंगे, इसे किसी भी परिस्थिति में कभी भी निलंबन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाकी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब? किसी भी एक पर्टिकुलर परिस्थिति में। जैसे कि अब देखो, जैसे कि मूल अधिकार है, जैसे कि हमें राइट्स है ना, सभा करने के, या सरकार के कोई गलत काम करे तो उसके विरुद्ध बोलने के लिए, राइट। तो अगर क्या है ऐसे कंडीशंस में, अब अगर देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे भी मूल अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो समाज के लिए धब्बा होते हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा था 3 तलाक जो था, है ना, तलाक़े बिद्दा, तलाक़े हसन और तलाक़े वो करके 3 तलाक का जो मुद्दा था, उसे क्या कर दिया संविधान, हमारे सरकार ने उसके ऊपर पूरी तरह से उस मूल अधिकार को प्रतिबंधित, यानी कि पूरी तरह से हटा देना, है ना। तो प्रतिबंध कर दिया। किसे पावर दिया गया है प्रतिबंधित करने का किसी भी ऐसे मूल अधिकार को? तो वो पावर है संसद के पास में, राइट। अब अगर हम अभी देखो क्या होता है, अभी इस हिसाब से चाहे तो सरकार किसी भी मूल अधिकार को प्रतिबंध लगा सकती है ना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, या जैसे हम स्टूडेंट्स लोग करते हैं, जब सरकार टाइम पे एसएससी रेलवेज वगैरह के फॉर्म वगैरह ने, अब सरकार बोले कि जाओ मैं तुम्हारे मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगा देता हूँ, अब क्या करोगे, आप कैसे विरोध करोगे हमारा? तो सरकार अगर ऐसा करती है तो हम अपने मूल अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट को इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, है ना। और ये कैसे है अधिकार है? प्रवृत्ति नहीं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई व्यक्ति या सरकार आपके किसी भी मूल अधिकार को छीन रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं इस बात को लेके कि हमारे ये अधिकारों का हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आपके अधिकारों को इन्फोर्सेबल करवाएगी, ठीक है।
अब आर्टिकल 12 से शुरू होती है ये हमारी मूल अधिकार। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है और साथ में ये बताई है कि इससे रिलेटेड जो भी कानून वगैरह हैं या जैसे जहां कहीं भी आपको अल्पीकरण करना होगा तो उसे किस स्थिति में कर सकते हैं, तो उसे पावर दी गई राज्य में, है ना। अब यहाँ पे राज्य का अर्थ महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी ये राज्य नहीं, यहाँ पर राज्य का अर्थ होता है, संविधान के भाषा में राज्य का अलग अर्थ होता है। यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और साथ में ऐसे अथॉरिटीज आ जाएंगे जो कुछ मेन क्या करते हैं, फंक्शंस हमारे देश में अदा करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गई, ONGC हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझो आपका जो घर है एयरपोर्ट के बाजू में है, राइट। अब वहाँ पे आप क्या करोगे, 7-8 तल्ला का मकान बनाओगे, अब बोलोगे हमारा अधिकार है, हम मकान बना सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, आप इतना ऊंचा मकान बना दोगे तो जब प्लेन आएगी तो कंफ्यूज हो जाएगा पायलट को कि प्लेन कहाँ उतारे, दिखेगा ही नहीं, बोला अच्छा यहाँ पे रहो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये इन सबको क्या दी गई, इस हिसाब से पावर दी गई कि आपके मूल अधिकारों का क्या किया जाए, कुछ हिसाब से रोक भी लगाया जा सके ताकि हमारे समाज में अराजकता ना आ जाए। मूल अधिकार का काम ही है कि समाज में अराजकता को रोका जाए और साथ में नागरिकों को एक जीवन पूर्ण गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो पाए। तो 12 में परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। अब आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है, इसका अल्पीकरण बताया गया है। अल्पीकरण का अर्थ कि अगर समझ लो सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे आपके जितने भी मूल अधिकार है उसमें से किसी भी मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे कानून क्या हो जाएंगे, अपने आप रद्द हो जाएंगे, है ना। और साथ में ऐसे भी कोई कानून जो पहले के बने, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे पहले के बने हुए कानून, जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया, है ना, तो सब पहले से बने हुए कानून, लेकिन ऐसा कोई भी कानून जो भी अभी हमारे मूल अधिकारों में दिए गए हैं उन अधिकारों का हनन होगा तो अपने आप वो कानून क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जो कानून मूल अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए वो पहले के कानून भी वो एज इट इज चलते रहेंगे, लेकिन मूल अधिकारों का जहां पर हनन हुआ वो कानून ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा उसे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। या सरकार आगे भी चल के अगर कोई ऐसा कानून बनाती है, जैसे समझ लो मोदी जी अभी कानून ला दिए कि जाओ हम क्या करते हैं, सभी भारतीय नागरिकों को घर से बाहर निकलने का रोक लगा देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अरे मोदी जी आपने मूल अधिकार का क्लास नहीं किया है लगता है ना। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर मोदी जी को समझाएंगे कि मोदी जी ये आप नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट पढ़ के आओ, है ना। तो मूल अधिकार को छोड़कर बाकी जो भी है उन सारी चीज़ों को ऐसा कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वहाँ पे नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है। अब मूल अधिकार और कानून अधिकार में क्या होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सरकार क्या कर सकती है, अपने हिसाब के से क्या कर सकती है, उसे एडजस्ट कर सकती है, आपसे छीन भी सकती है, लेकिन मूल अधिकारों को आपसे कभी भी छीना नहीं जा सकता। बट कोई इमरजेंसी के केस में इसे क्या कर दिया जा सकता है, कुछ समय के लिए निलंबन किया जा सकता है। निलंबन का अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो अभी इसमें क्या होते हैं, टोटल 7 भाग है मूल अधिकारों के, तो उसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इसमें से एक भाग जो संपत्ति का अधिकार है वो रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी देखो हमने जैसा बात की थी कि इसमें टोटल 7 अधिकार हुआ करते थे, है ना। पहला था एक समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता के अधिकार के बारे में दी गई है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें अनुच्छेद 23 और 24 है ना। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसकी बातें की गई। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसे 29 और 30 में शामिल की गई है। और संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 21 था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। और इसे मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या अधिकार बना दिया गया बच्चों, कानूनी अधिकार, है ना। इसे कानूनी अधिकार बनाकर क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया, है ना। अब कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं कि जिन्हें क्या कर सकती है सरकार, आपसे छीन सकती है, लेकिन
मूल अधिकार को सरकार छीन नहीं सकती है, ठीक है। तो और जो कि अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है ना। इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जब आपको पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप प्रस्तावना को बोलोगे। हमने प्रस्तावना वाले लेक्चर्स में डिस्कस की थी इस बारे में। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को आत्मा कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद को आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स के अधिकार अभी है हमारे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग चलो शुरू करेंगे समता का अधिकार, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मूल अधिकार समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से है ना। तो पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 14। अब देखो अनुच्छेद 14 में क्या बात की गई है। अनुच्छेद 14 में बात की गई है कानून के समक्ष समानता की, है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक है पहला कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, है ना। और एक है कानून का समान संरक्षण। दूसरा क्या है? कानून का समान संरक्षण। तो देखो अब ये जो दोनों बातें हैं ये थोड़ी सी क्या है, अपने आप में डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को अपने को समझना है ना। अब कानून के समक्ष समानता, ये हमें सबसे पहले ये जो टर्म्स है इसे किसने दिया था? एवी डेजी ने दिया था, है ना। और इससे सबसे पहले शामिल किया गया था या उपयोग किया गया था कहाँ पे? ब्रिटेन में। यह हमें क्या करना है, समझना है। और जो कानून का समान संरक्षण है उसको भी हम देखेंगे, अमेरिका से लिया गया है ये। अब देखो कानून के समक्ष समानता, इसका अर्थ क्या है कि जो भी नागरिक है ना, वो भारतीय के कानून के समक्ष सारे नागरिक क्या होंगे? समान होंगे। किसकी बात करती है? समानता की बात करती है अनुच्छेद। कौन से समानता की? कानून के समक्ष समानता। मतलब भारत के सभी नागरिक कानून के सामने क्या होंगे? बराबर होंगे, राइट। अब देखो इस बात को ब्रिटेन में शामिल किया गया, लेकिन अमेरिका में इस बात को क्या कर दिया गया? स्वीकार नहीं किया गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हमारे इंडियन रेलवे में जो 5 साल का बबुआ रहता है ना, उसका टिकट का प्राइस आधा लगता है। लेकिन जब 20 साल का या जो भी एडल्ट रहते हैं उनका टिकट का फुल प्राइस लगता है। आप समझ लो आपने ये आर्टिकल पढ़ लिया। अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद में आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जज को बोले, जज साहब अन्याय हो रहा है, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अब जज साहब पूछेंगे क्यों, तो आप बोलोगे कि जज साहब कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या है? समान है। तो 5 साल का बच्चा भी भारत का नागरिक और मैं भी भारत का नागरिक हूँ, तो इस हिसाब से हम दोनों पे कानून सेम लगना चाहिए। यानी कि जितना टिकट का पैसा मेरा लग रहा है उस बच्चे का भी लगना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से क्या किया गया? अब ये बात तो सही बात है ना। तो अमेरिका में इसको नहीं स्वीकार करके क्या स्वीकार किया गया? कानून का समान संरक्षण, है ना। ये वाला जो टर्म है कहाँ में लिया गया? अमेरिका में लिया गया, राइट। और हमारे भारत में भी 80% इसी को ही क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है, 80%। और ये वाले टर्म को हम फॉलो करते हैं 20%, ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कानून के समक्ष समानता यानी कि जो भी सारे नागरिक होंगे वो क्या है? एक समान है। और कानून का समान संरक्षण यानी कि सारे नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए, है ना, राइट। तो ये बातें क्या है? इन दोनों में मेन डिफरेंस वाली बातें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अनुच्छेद 14 आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग अनुच्छेद 15 देखते हैं क्या है। पॉज कर, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि किस हिसाब से अनुच्छेद 14 2 संरक्षण की बातें करता है। कानून के समक्ष समानता, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून का समान संरक्षण भी देता है, राइट। हमारे संविधान में भी इसी चीज़ को ज़्यादा फॉलो किया जाता है ना। तो कुछ क्लासिफिकेशन भी होना जरूरी है, राइट, इस हिसाब से, है ना। अब चलो अनुच्छेद 15 की बात करते हैं।
अब जो अनुच्छेद 15 है ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 15 बोलता है कि हम या सरकार है ना, चाहे सरकार हो या चाहे पब्लिक हो, भारत के किसी भी नागरिक के साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। राइट है ना, मतलब हम कोई किसी धर्म का है या कोई किसी धर्म का है तो इस आधार पे हम उसके साथ में क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर भी भेदभाव करना निषेध है, लिंग के आधार पर भी, वंश के आधार पर भी, जन्म स्थान के आधार पर भी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ या सरकार ऐसा करती है तो हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं, अपने अधिकारों को परिवर्तित करा सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी बातों में देखो कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है ना, जैसे कि कानून के समक्ष हमने देखा था सारे लोग समान है, जैसे कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो इस हिसाब से प्रॉब्लम हो रही थी है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो वो आरक्षण देना क्या है, जरूरी है, ताकि जो भी दबे कुचले तबके के लोग हैं वो भी क्या आ सके, समाज में बराबर तबके के। आरक्षण देखो होता क्या है, आरक्षण किसी के अधिकारों को रोकने का काम नहीं करता है। राइट, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट कट का इसे बैन लगा दिया रहता है ना, बंद कर दिया, तो हमारे से ज़्यादा वो कहीं होशियार रहते, इसलिए वो नहीं कहे अभी तक आरक्षण के ऊपर रोकना। आरक्षण मतलब जो भी एक उस समाज के तबके के लोग हैं उनको रोकना नहीं, वो जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं अपना ग्रोथ कर रहे हैं उनको करते रहना है। लेकिन जो भी हमारे समाज के छोटे जाति के लोग हैं या जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी क्या करना है, पुशअप करके उन्हें भी क्या करना, एक उठाना। ये क्या है, इसको हम लोग पॉजिटिव डिफरेंशिएशन में या डिस्क्रिमिनेशन में डालते हैं। ये क्या करना जरूरी है ना। जैसे कि समाज के तबके के लोगों में समझो कोई है ऊंचा तबके का लोग है, अब कोई है कि वो नीचे तबके का लोग है ना, कुछ ऊंचे हैं तो कुछ नीचे हैं। अब ये जो नीचे वाले हैं इन्हें क्या करना, अब ये जो जैसे बढ़ रहे हैं इन्हें बढ़ते देना है, इन्हें अब कोई रोक नहीं। लेकिन इन लोगों को क्या करके थोड़ा सा आरक्षण के दम पे इन लोगों को भी हम क्या कर सके, समाज के बराबर तबके में लाकर खड़ा कर सके, क्योंकि हमारा मेन इक्वलिटी क्या है कि सभी को समाज में इक्वल करना। तो इस हिसाब से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है ना। हम धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं और धर्म के आधार पर आरक्षण दिया भी नहीं जाता है ना। किसी के जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब ये सारी चीज़ें हमारे देश में बैन तो है, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं कहीं पे होती है, गांव वगैरह चले। जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट, और जन्म स्थान के आधार पर, अब ये जन्म स्थान के आधार पर जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र में है ना, यूपी और बिहारियों के साथ में इस आधार पे क्या किया जाता है, यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। लेकिन अगर वो कानून के तहत अगर वो करते हैं तो इसे क्या किया जा सकता है, पूरी तरह से रोक किया जा सकता है, हम इसे परिवर्तन करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपको अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 उम्मीद है कि पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम लोग अनुच्छेद 16 देखते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अनुच्छेद 16 देखते हैं। तो अनुच्छेद 16 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका अर्थ है कि आपको किसी भी नौकरी में सारे जगह पे है ना, जो भी आप लोग जॉब्स वगैरह जैसे आप प्रिपरेशन कर ही रहे तो सब जगह क्या मिलेगी, आपको समानता मिलेगी। आपको जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन यहाँ भी क्या है, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, जैसे कि जाति के आधार पर, क्योंकि जो हमारे देश में आरक्षण दिया गया क्या दिया है, जाति के आधार, जातिगत के आधार पर क्यों है, क्योंकि एक विशेष जाति के लोग ही क्या है, हमारे समाज में पिछड़े तबके के लोग हैं। तो उसी तरह से लिंग के आधार पर भी क्या है, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आरक्षण का मतलब ही है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, बात को याद रखना है ना। जैसे कि महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं है ना, जॉब्स वगैरह में भी और भी बाकी सारी जगह पर। और स्थान के आधार पर भी क्या है, कुछ लोगों को स्पेशल मौका दिया। जैसे कि हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हैं उनकी जो हाइट वगैरह रहती है क्या रहती है, थोड़ी सी लो रहती है ना। लेकिन क्या होता है, जिस आधार पे जैसे कि उनका आर्मी वगैरह में सिलेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब जरूरी भी है क्योंकि उनकी हाइट ही उस हिसाब से होती है, तो उनके साथ में अन्याय हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से क्या किया जाता है, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने के साथ में बाकी सारे क्या है, लोक नियोजन के विषय में
नौकरी वगैरह में आपको क्या चाहिए, समानता मिलती है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही विवादित अनुच्छेद है ना। इस अनुच्छेद में क्या बात की गई है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी को ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई गई है अनुच्छेद 17 के तहत। अब ये अस्पृश्यता क्या होता है, अछूत है ना, छुआछूत बोलते हैं। जैसे कि आप देखो पहले जब हम पढ़ाते थे तो इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता था बताते, लेकिन जब से कोरोना आया तो इस समस्या को भी हल कर दिया। जैसे देखो कोरोना में किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता था, है ना, अगर वो खांस भी दिया तो लोग क्या करते थे, अरे भागो भागो दूर भागो दूर भागो दूर भागो उससे, है ना, मतलब क्या कर रहे कि उसको छुओ वो मत, उससे दूर रहो। इसे ही बोलते हैं हम क्या, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। अब ये क्या होता था, जो भी हमारे देश में पिछड़े तबके के लोग हैं, है ना, जैसे हरिजन समाज के लोग और भी जो नीचे थे, उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता था, इसीलिए इसे मूल अधिकार में डालकर क्या किया गया है, रोक लगाया गया है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी जैसा एक्शन करता है उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जा सके, है ना। और इसे क्या किया गया, अपराध की श्रेणी में डाला गया है। 1955 में इसके लिए एक कानून बनाया गया और इस कानून को 1989 में 1989 में और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हो चुका है और आज के टाइम पे लगभग देखा जाए तो इसका अंत ही हो चुका है। लेकिन फिर भी गांव वगैरह में कहीं कहीं हमें ये सारी चीज़ें भेदभाव देखने को आज भी मिलते हैं, जो हमारे भारतीय समाज के लिए एक धब्बे का काम करती है। ठीक है, अब जैसे कि इसका और एक उदाहरण समझते हैं तो देखो हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता तो बहुत अच्छी, लेकिन जैसे कि अभी हम इसमें और एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जो जैसे कि केरल राज्य है, जहाँ पर केरल राज्य में एक समय क्या हुआ करता था कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, है ना, उनको वहाँ पे स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, तो उनके स्तन ढकने का उनको क्या किया जाता, तो खुला रख के घूमना पड़ता था। अगर वो स्तन को अपने ढकते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता, तो उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह की जाती थी और इसके साथ में टैक्स भी लगाया जाता है। जिसका जितना बड़ा स्तन रहेगा उस हिसाब से उतना ज़्यादा उसको टैक्स देना पड़ता। तो ये क्या है, हमारे एक भारतीय समाज का एक धब्बा है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करना भी क्या है, जरूरी है। और अनुच्छेद 18 क्या बात करती है, अनुच्छेद 18 में हमें यह बताया गया है कि उपाधियों का अंत यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना। अब जैसे कि किसी को कोई टाइटल्स मिला है या कुछ भी मिला है, राइट, वो अपने नाम के आगे उस टाइटल्स को नहीं लगा सकते। जैसे कि देखो पहले लगाते थे लोग महाराज, सर, नाइटहुड, है ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि मिली तो नाम के आगे लगाते थे अपने, राय हो गए, राय बहादुर हो गए। इसी के साथ में कोई भी विदेशी अवार्ड मिली है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, एज अ टाइटल शो नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिला था, तो लेकिन वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप नहीं लगा सकते हैं, राइट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया गया है, जैसे कि जो कोई भी नेशनल अवार्ड है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं आपके, या रैंकिंग वगैरह, जो आर्मी में रैंकिंग वगैरह रहते हैं, है ना, ब्रिगेडियर, राइट, ये सारे टाइप के जो रैंकिंग वगैरह रहते हैं उन लोगों को क्या दी गई, इसके अंदर छूट दी गई, वो अपने नाम के आगे इन सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। अब नेशनल अवार्ड में जैसे किसी को भारत रत्न मिला है, तो जैसे सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है, तो अपने नाम के आगे वो इस टाइटल वो बता सकते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर हूँ और मुझे क्या मिला, भारत रत्न का अवार्ड मिला, लेकिन वो अपने नाम के आगे एज अ टाइटल, एज अ सरनेम यूज़ नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ऐसा यूज़ करना क्या है, कानूनन अपराध है ना, अनुच्छेद 18 के तहत, राइट। रैंकिंग्स वगैरह में भी, एजुकेशंस में भी क्या है, जैसे कि सारे लगा सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन क्या है, एक शो करता है कि आपके जो सक्सेसफुल है आपकी मेहनत को दर्शाता है। जैसे डॉक्टर लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, है ना, डॉक्टर महेंद्र जो भी है उनका नाम ऐसा लगाते हैं, जितने भी डॉक्टर है सब लगाते हैं अपने नाम के, तो उतनी चलेगी। वो क्या है, वहाँ पे उनका टाइटल नहीं शो कर रहा, वो उनकी मेहनत का, उनकी सफलता का क्या कर रहा है, राज बता रहा है ना, उनकी सफल हुए, मेहनत के, मेहनत करके आगे बढ़े, वो सारी चीज़ों को शो करने के लिए है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, राइट। तो अब अनुच्छेद 14 से 18 तक में हमने समानता का अधिकार को देखा। अब इसमें सारी चीज़ें हम वापस से चाहिए तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट, है ना। तो पहला अनुच्छेद 14 में क्या बात की गई थी, तो कानून के समक्ष समानता की बात की गई थी, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्या था, कानून के समक्ष समानता, है ना, और
अनुच्छेद 15 में क्या बात की गई थी कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में समानता, यानी कि नौकरी वगैरह में सब में क्या मिलेगी, सबको समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत के बारे में समानता है ना। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है ना, सारे नागरिकों को क्या है, समानता का अधिकार दिया गया, कोई भी स्पेशल टाइटल नहीं लगा सकते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। तो आप सबको ये क्लियर हो गई होगी और पूरी तरह से याद भी हो गई होगी। अब इसमें से आपको किसी भी टाइप्स के क्वेश्चंस में कहीं से कहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम लोग दूसरा मूल अधिकार देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, तो अभी हमने समानता का अधिकार देखा। अब हम लोग दूसरा मूल अधिकार देखते हैं, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब देखो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हम इसलिए बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं हम। किसे? स्वतंत्रता के अधिकार को, है ना। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से चालू होती है, तो अनुच्छेद 19 में 7 टाइप्स के स्वतंत्रता के अधिकार थे, लेकिन अभी एक स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार को कैंसिल कर दिया गया है। अब कितने स्वतंत्रता के अधिकार बचे हुए हैं? 6 बचे हुए। तो 19(1) में कौन सी बातें की गई है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि क्या? एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स एंड थॉट्स, राइट। अब इसके अंदर आपको बोलने की आजादी मिलती है, मौन रहने की भी आजादी है। इसी के अंदर जो मीडिया की स्वतंत्रता है ना, वो भी आती है। आपको पुतला फूकने की आजादी है ना, झंडा लहराने की आजादी है, और इसी के अंदर ही आरटीआई एक्ट भी आती है, राइट। अब देखो जैसे कि आपको अपने फीलिंग थॉट्स एक्सप्रेस करने, समझ लो भारत मैच जीत जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम क्या करते हैं? अपनी खुशी व्यक्त करते हैं ना, झंडा लहराकर, राइट। तो ये भी क्या हो गया? हमारी एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की आजादी है। तो ये हमें कहां से मिला? अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। आपको बोलने की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, है ना। अब जो प्रश्न का जवाब देगा वो भी तो क्या कर रहा है? बोल ही रहा है ना, तो वो भी क्या हो गया? बोलने की आजादी के अंतर्गत आती है। आपको मौन रहने की भी आजादी है ना। आप मौन रह सकते हैं, या हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बड़े होते हैं, जैसे कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हो गया था, तो हमने क्या रखी थी? उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाने के लिए, रेस्पेक्ट शो करने के लिए हम मौन व्रत धारण करते हैं कुछ समय के लिए। तो मौन रहने की आजादी भी इसी के अंतर्गत आती है ना। और मीडिया की जो स्वतंत्रता है, मीडिया किस हिसाब से काम करेगी उसे सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती, उसे स्वतंत्र रूप से अपनी रिपोर्टिंग वगैरह करने की आजादी है, वो भी इसी के अंतर्गत है। जैसे आज की मीडिया को ये स्वतंत्रता की आजादी का बहुत फायदा उठा के मार रही है, हमारे पूरे भारत को चौपट कर दे रही है ना। और पुतला फूकने की आजादी, जैसे कि हम कोई सभा उभा कर रहे हैं, कोई नेता का विरोध कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसमें पुतला फूकते हैं, राइट ना। तो अब ये आजादी है हमें, अनुच्छेद 19 हमें ये आजादी देता है, राइट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? उस नेता को थोड़ी फूक देते हैं, हम इस नेता के क्या करते हैं? पुतला को फूकते हैं। तो हमारा वो व्यक्त करने का वो तरीका है, राइट। अब इसी के साथ में अब हमें कोई भी चीज का सवाल करने का, अब जब सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी लेने की हमें आजादी होगी। तो इसीलिए आरटीआई एक्ट भी इसी के अंतर्गत आती है ना। तो आरटीआई के तहत हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा चीज, अब जब आप कोई भी बात बोलोगे, है ना, तो आपकी बातों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे होंगे, तो आपको क्या आजादी है? सभा बुलाने की आजादी है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? सभा बुला सकते हो, है ना। तो अब अनुच्छेद 19(3) क्या बोलता है? संगठन, यानी कि एसोसिएशन। अब जब आप बातें बोलोगे, भाषण करोगे, तो आपके साथ में लोग जुड़ेंगे, सभा बुलाओगे। अब सभा बुलाओगे तभी तो क्या करेंगे? आप अपना फिर एक एसोसिएशन तैयार करोगे, संगठन तैयार करोगे, तो आपको संगठन बनाने की भी आजादी है, राइट। ठीक है, अब आपने संगठन बना लिया। अब देखो अब हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कितने ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर को सलाम करने का दिल करता है। कितना सही ढंग से उन्होंने क्या किया? संविधान को सजाया, है ना। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने समझाया। देखो पहले क्या आपको
बोलने की आजादी मिल गई। फिर आप बोलोगे तो आपको क्या करनी है, आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे, इसका मतलब आप सभा बुला सकते हो। तो दूसरे में क्या बात की गई, सभा बुलाने की आजादी की बात की गई। अब जब सभा बुलाओगे तो लोग आपके साथ में क्या होंगे, संगठित होंगे, तब आप क्या करोगे, संगठन बनाओगे, राइट ना। अब संगठन बनाओगे तो आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, है ना, लोगों की बातों को, समस्याओं को सुलझाने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए आपको, इसलिए संचरण करने की, है ना, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो, संचरण करने की भी आजादी दी गई। अब संचरण करोगे, वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे कुछ समय के लिए रहना पड़ेगा, है ना, तो इसीलिए आपको निवास करने और बसने की भी आजादी मिलती है अनुच्छेद 19(5) के तहत, राइट। अब निवास करोगे, बसोगे तो आप कब तक भाड़े के रूम पे या यहाँ पे, जैसे कि आपको पर्टिकुलरली बसना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे संपत्ति खरीदोगे, इसलिए आपको संपत्ति का भी अधिकार दिया गया। तो देख रहे हो आपको कितना बेहतरीन ढंग से एक सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे संविधान को सजाया है, पिरोया है, राइट। और फिर आप जब सारी चीजें रह रहे हो, जो अपना जीवन यापन करने के लिए आपको काम धंधा नौकरी भी करना पड़ेगा, इसीलिए आपको अनुच्छेद 19(7) व्यापार यानी कि प्रोफेशन करने की भी आजादी देती है ना। अब इसके अंदर आप कोई भी व्यवसाय बिजनेस कर सकते हो, केला बेच सकते हो, है ना, भाजी का गाड़ी लगा सकते हो, या कोई जॉब कर सकते हो किसी भी सेक्टर्स में, है ना, कोई भी काम कर सकते हो आप, या फिर आप मेरे जैसे टीचर की तरह पढ़ा भी सकते हो, जो भी आपको काम आता है उस हिसाब से आप कर सकते हो, इसके लिए आपको पूरी आजादी है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 19। अब देखो इसमें ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, राइट। तो इसे क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब इस हिसाब से हमारे पास में कितने अधिकार बचते हैं, 6 अधिकार बचते हैं 19 में। 19 से क्या बोलती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सभा बुलाने की, तीसरा संगठन, चौथा संचरण करने की, पांचवा निवास और बसने की, और छठवा व्यापार या प्रोफेशन करने की स्वतंत्रता। अब देखो ये सारी आजादी तो आपको है, लेकिन इसका मतलब अब हमें आजादी है बोलने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, है ना। अब आप बोलोगे जैसे कि आप किसी को गाली दे रहे तो अब आपको बोलने की आजादी, इसका मतलब आप थोड़ी गाली, जब दूसरा व्यक्ति उसे भी तो गरिमामय जीवन यापन करने की आजादी है ना। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप ऐसी कोई बातें नहीं कर सकते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, है ना। जैसे कि कन्हैया कुमार का मामला ले लो, राइट, जो उसने बोला था कि इंसान, अब वो क्या है रियल में, क्या उसने बोला है नहीं वो, ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट उसका निर्णय करेगी। लेकिन अब जब हम मीडिया को देखते तो मीडिया ने ऐसा बना दिया उसके अंदर कि ऐसा लगा कि उसने ये बातें की गई है ना। अब मैं एग्जांपल आपको इसीलिए ले रहा हूं खाली ताकि मैं आपको चीजें अच्छे से समझा सकूं, बाकी मेरा किसी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अब वो देश के विरुद्ध बात किया है, ऐसा वो उसका केस कोर्स में है। अब लेकिन हमारे देश में उससे क्या है, सुरक्षा भी प्रदान है, राइट ना। तो ये भी किसी है उसकी स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है ना, वो कोर्ट निर्णय करेगी क्या है क्या नहीं। तो और आपको क्या करना है, देश की सुरक्षा के विरुद्ध बातें नहीं करनी है ना। आप पब्लिक के विरुद्ध बातें नहीं कर सकते, आप मोरालिटी के विरुद्ध बातें नहीं कर सकते, आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते हैं, या ऐसी कोई बातें आप नहीं कर सकते जिससे हमारे विदेशी संबंध खराब हो। विदेशों के किसी भी व्यक्ति के बारे में आप उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते, है ना। जैसे समझ लो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, ये नहीं कि आप रास्ते में बैठ के चिढ़ाओ उनको, या तू तो भिखारी देश है भिखारी, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या होगा, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है ताकि आपकी जो स्वतंत्रता है उससे कोई छीन ना सके, राइट। इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 19 जिसके अंदर 6 अधिकार आते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, सभा बुलाने की स्वतंत्रता, एकदम सीक्वेंस में याद रखो। देखो पहले आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे, यानी कि 2 में क्या आ जाएगी, फिर सभा बुलाओगे आप। अब जब लोग सुनेंगे आपकी बातें, सभा बुला लिया, तो उसमें आप क्या लोगों से आप लोगों से जुड़ोगे, जिसके लिए आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा। तो तीसरा संगठन बनाने की, अब संगठन बना लोगे तो उसके बाद में आपको और भी अलग अलग जगह जाओगे, घूमोगे, इसलिए आपको संचरण करने की। अब देखो जैसे संचरण करने में समझ लो इंडिया और चाइना का युद्ध चालू है गलवान घाटी में, अब वहां पे आप जाके नहीं बोलोगे कि इंडिया ब्रिगेडियर साहब थोड़ा पीछे हटो जरा देखे हम गलवान घाटी किधर दिख रहे हैं ना, तो वहां पे ऐसा करोगे तो आपको पूछ देंगे वहीं पे पकड़ के, राइट। तो आपको लिमिट में रह के सारे अधिकारों का वापर करना है, ठीक है।
और फिर आपको निवास और बसने की भी स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी जाके रह सकते हो, बस सकते हो। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, हटाना जरूरी भी था, है ना। व्यापार, आप कोई भी व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, काम धंधा, नौकरी कर सकते हो। अब देखो संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया, राइट। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है, अगर हम इसे मूल अधिकार में ही रहने देते थे तो क्या होता था, जैसे कि समझ लो सरकार को रेलवे लाइन बिछानी है या सड़क बनानी है ना। तो अब समझ लो रास्ते में किसी का घर आ गया तो अब कुछ लोग दे दिए, लेकिन अब कोई कोई होता है उसमें अड़ंगा डाल दिया, नहीं जाओ हम नहीं देंगे तुमको जमीन, तुम अपना रेलवे ऐसा ऐसा निकाल। ट्रेन थोड़ी अब सांप के जैसा घूम घूम के चलेगी, राइट। तो अब वो क्या होता था, उस हिसाब से जाते थे कि कोर्ट में, तो कोर्ट क्या बोलती थी, हाँ बराबर बात है, संपत्ति का अधिकार है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम रेलवे लाइन से टेढ़ा टेढ़ा ले चलो, राइट। इसीलिए क्या हो गया, मोरारजी देसाई ने यही अपने जीवन काल में एक अच्छा काम किया था कि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से रद्द करके संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है, जिसके कारण अब इजीली आपको अब ये है कि जब भी आपकी जमीन ली जाएगी तो आपको उसका एक पर्टिकुलर मुआवजा दिया जाएगा, राइट। तो इसलिए इसको क्या था, हटाना भी जरूरी था, जो देश के विकास में बाधाएं बन रही थी। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 19। अब हम लोग अनुच्छेद 20 देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 19 को देख लिया, राइट। तो उसमें हमने 6 टाइप्स का अधिकार को देखे, 7वां जो था संपत्ति का अधिकार कैंसल हो गया है ना। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि में संरक्षण, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। अब देखो अनुच्छेद 20 में 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो आपको अपराध के समय का कानून लगेगा आपके ऊपर, अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, ठीक है। तो ऐसा इसके 3 मेजर पार्ट है ना। अब जैसे देखो दोष सिद्धि में संरक्षण, इसका अर्थ क्या, समझ लो आपने कोई दोष किया है ना, कोई आपने अपराध किया, कुछ भी किया, तो इसमें आपको क्या मिलता है कि आपको जिस समय आपने अपराध किया रहेगा, है ना, उस समय जो कानून रहेगी उसी हिसाब से आपको सजा मिलेगी। पहली बातें ये ध्यान में रखने योग्य है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपने 2015 में किसी का हाथ पैर मार के तोड़ दिया, है ना। तो अब आपने जो हाथ पैर तोड़ दिया 2015 में, तो आप समझ लो आपका केस चलेगा कम से कम 4-5 साल या 10 साल तो चलेगा ही चलेगा हमारे भारतीय कोर्ट में, राइट। तो अब आपको समझो 2022 में उसका पूरी हुई और अब आपको सजा दिया जाना है। तो अब 2022 में अब क्या हुआ था, समझ लो मोदी जी ने नया कानून बना दिया कि अगर हाथ पैर तोड़ने के लिए अब 12 साल की सजा रहेगी, और उस समय क्या था 5 साल की सजा थी। तो अब आपको जज लिख रहा है कि 12 साल की सजा। तो अब आपको जज को बोलोगे, जज साहब क्या कर रहे हो, आपने अनुच्छेद 20 नहीं पढ़ा क्या, अनुच्छेद 20 के तहत मैंने अपराध कभी किया था 2015 में, तो आपको मुझे 2015 के कानून के समय के तहत ही क्या करनी है, सजा देनी है, राइट। आपको बातें क्लियर हुई। तो जिस समय आप अपराध करोगे आपको उस समय के कानून के तहत ही सजा मिलेगी। अब ये नहीं कि पिछला कानून के तहत भी नहीं मिलेगी, है ना। जैसे समझ लो आप बोला कोर्ट में कि जैसा आपने हाथ तोड़ दिया, तो अब मुगलों के समय का कानून, है ना, हाथ के बदले हाथ, तो ऐसा भी नहीं, आपको उसी समय के कानून के तहत सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, राइट। आपने जो भी अपराध किया उसके लिए आपको एक बार सजा मिलेगी। और तीसरा क्या कि आपको खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देनी। अब देखो होता क्या है कि जैसे कि हमारे जो पुलिस लोग हैं, पुलिस भाई लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपको कस्टडी में लेके, है ना, मार पीट के क्या करते हैं, बोलते हैं कि बोल बोल अपराध तूने किया, है ना। और फिर क्या करते हैं, आपको अपराध के उसके ले जाके फिर बोलते लो। तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको अगर पुलिस बोल रही है कि बोलो कि आपने अपराध किया है, एकदम बिंदास होके बोलिए, एकदम अच्छे से बोलिए, हाँ मैं डैश 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 मैंने ये अपराध की है, राइट। जैसे ही जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा आप बोल दो पुलिस ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती करे। वैसे भी इस गवाही का कोई मतलब नहीं, जब तक आप मजिस्ट्रेट के सामने गवाही नहीं देते हो तब तक आपके गवाही का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो आपको इसलिए पुलिस से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हुई है ना। तो आपको क्या कर सकती है, पुलिस जबरन गवाही नहीं दिलवा सकती है,
हाँ, तो ये अनुच्छेद 20 आपको दोष सिद्धि में संरक्षण देती है, राइट। अब ये सारे अधिकार आपको पता रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसीलिए भारतीय संविधान को आपको पढ़ना चाहिए, है ना। और इससे क्या होगी, आपके अंदर एक समझ विकसित होगी, आपको अपने अधिकार भी पता रहेंगे, ताकि आपके साथ में कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो आप उसे रोक सकते हैं। इसीलिए देखो, एक शायर ने बहुत ही अच्छी बात कही है ना, कि अब आपकी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, है ना। तो भारत के संविधान को पढ़ोगे आप तो आप अपने अधिकार जान पाओगे, अपने पावर्स जान पाओगे, अपने राइट जान पाओगे, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो अभी हम लोग अनुच्छेद 21 देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 20 तक समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो अब प्राण यानी कि क्या होती है, लाइफ, है ना। तो आपकी क्या है, लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, ये एक टाइप से है ना। अब जैसे कि जीने के अधिकार में है कि आपकी किसी भी कीमत पे लाइफ नहीं छीनी जा सकती, है ना। आपको जीने का अधिकार है तो हम नहीं छीन सकते। अब इसके अंदर एक पर्यावरण का भी मुद्दा आ जाता है, जैसे कि जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं उससे प्रदूषण निकलती है, उस प्रदूषण से निकलने के कारण क्या होती है, लोगों का हेल्थ के ऊपर इश्यू आती है। तो वो भी तो हम क्या कर रहे हैं, उनका एक जीने का अधिकार ही तो छीन रहे हैं ना, उनकी लाइफ कम हो रही। तो इसके अंदर इसका भी समावेश हो जाता है। और दूसरी चीज़ आत्महत्या। आप देखो, अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी आपका जान नहीं ले सकता, कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी नहीं ले सकता, तो आप तुम खुद कैसे अपना जान ले सकते। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड भी नहीं कर सकते, आत्महत्या भी नहीं कर सकते। अगर आप आत्महत्या करते हो तो इसके लिए आपको क्या हो सकता है, कानूनन अपराध की श्रेणी में डाला जा सकता है। अब आत्महत्या करके आप मर जाओगे तो कोई बात ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आत्महत्या करते हुए आप पकड़े गए तो आपको क्या किया जाएगा, इसके ऊपर आईपीसी 309 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, राइट। तो स्वास्थ्य का हमने देख लिया, तो स्वास्थ्य से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार से ही जुड़ा हुआ है ना। अब इसमें दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइबिलिटी, हाँ, दैहिक स्वतंत्रता में हम लोग देखते हैं जैसे कि एकांतवास और विदेश में जाकर बचने की भी, आपको विदेशी यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं ना। एकांत में जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अकेले ही जीवन यापन करे, राइट, तो वो एकांतवास में भी क्या कर सकता है, रह सकता है। और इसी के अंदर देखो, अनुच्छेद 21 के तहत ही आपकी क्या आती है, निजता के अधिकार भी आता है, प्राइवेसी, है ना, राइट टू प्राइवेसी, जो बहुत बार क्या करंट में हमेशा ये टॉपिक क्या रहता है, करंट में चलते रहता है। आपका आधार कार्ड का इश्यू हो, चाहे इससे जुड़ा हुआ, राइट। अब आपको तो आज़ादी है ना, लेकिन इसी के साथ में आपको किसी के व्यक्ति के पर्सनल जीवन में झांकने की आज़ादी थोड़ी होनी चाहिए ना। किसी को क्या होता है, कुछ पर्सनल बातें भी रहती है, उन सारी चीज़ों को भी क्या रहता है, प्राइवेसी बना के रखना जरूरी रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और आप क्या कर सकते हैं, वैभव विचार, यानी कि ऐसा कोई कानून वगैरह एडल्टरी से जुड़ा हुआ मुद्दा भी यहाँ पे नहीं उठा सकते। जैसे कि तलाक का मुद्दा था, जिसे कोर्ट ने क्या कर दिया, बाद में कैंसिल कर दिया, राइट। 1866 के आईपीसी एक्ट के तहत, है ना, वो क्या थी, इलीगल एक्शन थी, है ना। तो इसमें क्या होता था, अब फॉर एग्जांपल अब एडल्टरी को क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब देखो, एडल्टरी को हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या था, जैसे कि समझ लो कि कोई लेडीज़ है ना, और कोई जेंट्स है। अब समझो क्या होता था, ये कानून ऐसा था अंग्रेज़ों के समय कि अगर कोई भी औरत किसी दूसरे पुरुष के साथ में संबंध वगैरह, एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह रखती थी, तो उससे क्या थी, उस समय की छूट थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महिला है, उसको कोई भी बहला फुसला लेगा, है ना। लेकिन अगर पुरुष का संबंध पाया जाता था, उसके खिलाफ क्या होती थी, कानूनी कार्रवाई होती थी। फिर ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला है ऐसा कैसा, महिला कोई बच्ची थोड़ी है जो उसको बहला फुसला लेंगे, राइट ना। अब महिला को अधिकार है तो पुरुषों को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको रद्द कर दिया, ठीक है। तो वैभव विचार को क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके हटा दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, दोनों को इक्वलिटी बराबर मिल चुकी है ना। इसका मतलब कि अगर कोई पुरुष भी चाहे तो किसी भी महिला के साथ में उसका एक्स्ट्रा अफेयर्स रख सकता है, इसके लिए उसको कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, यदि
उस महिला को प्रॉब्लम है तो इस बेस पे वो क्या कर सकती है, तलाक के लिए अपील कर सकती है, जज साहब उसे तलाक दे देंगे। या उस पुरुष को अगर किसी महिला से तकलीफ है तो वो भी तलाक की मांग कर सकती है। इसके अलावा कोई भी सजा उन्हें नहीं मिलने वाली है, चाहे महिला हो व पुरुष हो। ओके, अब ये था हमारा अनुच्छेद 21। और फिर अनुच्छेद 21 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्लॉज जोड़ा गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन। अब इसी के तहत ये कंपलसरी कर दिया गया। ये एक्ट कब लाके हमने किया, इसे शामिल किया मूल अधिकार में 2009 में संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया हमने, जोड़ा 86वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हमने क्या किया, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में डाल दिया, जिसके तहत भारत के हर एक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करनी है, प्राइमरी शिक्षा देना कंपलसरी हो गई है ना, फ्री टू एजुकेशन। इसी के तहत हमारे भारत में ये सारी चीज़ें चलती है। अब देखो जब 6 से 14, इससे पहले जब बच्चा 0 to 6 में क्या करेगा, तो उसका पालन पोषण भी किस प्रकार से किया जाए, इसका भी सरकार को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सारी बातें अनुच्छेद 21 में शामिल की गई है। और अनुच्छेद 21 समय टू समय उसके अंदर क्या रहती है, नए चीज़ें ऐड होते रहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही विस्तार अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, राइट। तो इसको क्या करना है, आपको एकदम अच्छे से करके लेना है इस हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका लास्ट अनुच्छेद देखते हैं, है ना। अनुच्छेद 22 ये क्या करती है, अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देती है। ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद है इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार है। अब इसके अंदर जैसे कि आपका एनकाउंटर से रिलेटेड, डिटेंशन, अरेस्ट, है ना, कस्टडी या रिमांड, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत ही क्या होती है, शामिल होती है। अब गिरफ्तारी से संरक्षण आपका इसमें 2 तरीके से गिरफ्तारी से संरक्षण हो सकती है। एक तो जब आपने कोई दंडात्मक अपराध कर दिया है ना, और अपराध के बाद इसमें क्या होता है, आपको अपराध के बाद आपको क्या क्या संरक्षण मिलेगी वो होता है। और एक होता है निवारक निरोध, यानी कि आपने अपराध किया नहीं है लेकिन आपके कारण अपराध हो सकती है या अपराध कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहती है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला दंडात्मक, यानी कि आपने अपराध कर दिया है, अपराध के बाद क्या क्या होगा। तो जैसे कि आपको क्या है, इसके अंदर कोई आपने क्रिमिनल वगैरह कर दिया है ना, तो आपको वारंट वगैरह शो करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है उस हिसाब से, है ना। पुलिस आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी चीज़ है, आपको 24 घंटे में क्या किया जाएगा, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है ना। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने दंड किया है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको पेश करना पड़ेगा। अब ये जो 24 घंटा है इसके अंदर जो आने और जाने के, मतलब आपको कोर्ट से ले जाने के जो समय रहता है वो इंक्लूड नहीं होता है, राइट। क्योंकि हो सकता है क्या होता है कि कभी ट्रैफिक जाम्स वगैरह के कारण, डिफरेंट कारण के कारण लेट हो सकती है, इसलिए आने जाने के समय को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है इस 24 घंटे में। ठीक है, और इसके अलावा आपको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की छूट रहती है। ठीक है, यह आपका राइट है। अब जैसे कि है ना, कोई गरीब है, लाचार है और उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो वकील अफोर्ड कर सकता है, तो इस स्थिति में क्या करती है, उसे सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है और सरकारी वकील क्या करता है, उसके तरफ से कोर्ट में केस को लड़ता है। ठीक है, ये हो गई जब आप अपराध कर लेते हैं उससे रिलेटेड। और दूसरा होता है निवारक निरोध, यानी कि अपराध करने से पहले। अब देखो क्या होता है, समाज में, सोसाइटी में कुछ लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, उनके उपस्थित मात्र से ही क्या होती है, स्थितियाँ बिगड़ सकती है। इस स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया गया है, इन सारी चीज़ों को दी गई है छूट। जैसे कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, राइट, है ना। और ये जो गिरफ्तारी है इसके अंदर आपको 3 महीने तक क्या कर सकती है, सरकार आपको गिरफ्तार करके रख सकती है, राइट। ये नोटिस करने वाली बात है। अब ये 3 महीने से भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसके लिए, है ना। और इसके अंदर ही आपको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है ना। हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग समझते हैं, जब कश्मीर से
है ना, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है धारा 370 हटा रही थी। अब धारा 370 हटाने से पहले जो वहाँ के कश्मीर के बड़े बड़े नेता थे, जैसे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उनके बेटे, है ना, इन लोगों को क्या किया सरकार ने, बिना वारंट के क्या कर दिया, उन्हें हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद कर दिया। अब हाउस अरेस्ट यानी कि क्या होता है, वो अपने घर में रहेंगे, है ना, मस्त खाएंगे पिएंगे रहेंगे, घर में घूम सकते, घर में टहल सकते, घर में जो भी फैमिली मेम्बर उनसे, लेकिन उनका जो टेलीफोन होता है, बाहर के किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करते, ये सारी चीज़ें घर में रहो। अब बाकी सब चीज़ें तो ऐसा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जानते हैं, हम सब समझते हैं कि अगर इन लोगों को हाउस अरेस्ट नहीं करती सरकार तो कश्मीर में क्या हो सकती है, बहुत ही बड़े पैमाने पे दंगा फसाद ये सारी चीज़ें फैल सकती थी, है ना, क्योंकि ये बयान ही इस टाइप का देते हैं जिसके कारण स्थितियाँ काबू में रखना ये भी ज़रूरी है। तो ये होती है इस टाइप्स के वारंट में गिरफ्तारी करके सरकार क्या कर सकती है, आपको 3 महीने से ज़्यादा रख सकती है, बढ़ाकर मिनिमम इसके अंदर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो आपको इसको बढ़ा भी सकती है सरकार, है ना, इसके लिए ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं रहती है, खाली होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी की ज़रूरत रहती है। वो एडवाइजरी शो कर देगी कि आपके कारण समाज में स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती है, तो सरकार आपको गिरफ्तार करके रख सकती है। तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अधिकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।